आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में। तो हम बात करने वाले हैं बेटा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। सबसे पहले तो ये देखें कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम किसने दिया था। तो इट वाज गिवन बाय लैंडस्टीनर। लैंडस्टीनर एक साइंटिस्ट है, उसने सबसे पहले एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में बताया था। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है इट इज़ ए गुड एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील्स। अब मल्टीपल एलील्स हम किसे कहते हैं? नॉर्मली हम क्या कहते हैं, किसी भी जीन की दो आइडेंटिकल कॉपी होती हैं, ठीक है, दो स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं जिनको हम कहते हैं एलील, ठीक है। तो नॉर्मली तो हमने क्या कहा है, एक जीन के दो एलील्स होते हैं, लेकिन अगर कोई जीन ऐसा हो जिसके मोर देन 2 एलील्स हो तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? मल्टीपल एलीलिज्म कहलाती है। क्या कहलाती है? मल्टीपल एलीलिज्म, ठीक है। अगर किसी ट्रेट के मोर देन 2 एलील्स हो, ठीक है, कोई जीन ऐसा है जिसके लिए मोर देन 2 एलील्स हो तो वो कंडीशन कहलाती है मल्टीपल एलीलिज्म, और उन एलील्स को हम कहते हैं मल्टीपल एलील्स। मोर देन 2 लिखना है आपको क्योंकि नॉर्मली 2 एलील्स होते हैं, ठीक है। जैसे हमने प्लांट हाइट के केस में लिखा था, एक होता है कैपिटल टी एलील, एक होता है स्मॉल टी एलील, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। तो ऐसे ही एबीओ जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है इसके मोर देन 2 एलील्स है, इसलिए ये मल्टीपल एलील्स का एग्जाम्पल है। दूसरी चीज़ क्या है, अब हम बात कर लेते हैं इसके जीन की। तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय जीन आई। तो ह्यूमन का जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है ये आई जीन से कंट्रोल्ड होता है। अब जीन कहाँ लोकेटेड होते हैं? जीन लोकेटेड होते हैं क्रोमोसोम पे। तो ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाला जो जीन होता है ना बेटा, वो लोकेटेड होता है क्रोमोसोम नंबर 9 पे। ह्यूमन के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं जो कि पेयर में रहते हैं। पेयर में क्यों? क्योंकि ह्यूमन एक डिप्लॉयड कंटेंट वाला इंडिविजुअल है। 2n डिप्लॉयडी कैसी है? डिप्लॉयड है। तो हर जीन की 2 कॉपी होंगी, तो सारे क्रोमोसोम पेयर में होंगे बेटा, ठीक है। तो ये लोकेटेड, इसका जीन कहाँ लोकेटेड होता है? ये लोकेटेड होता है क्रोमोसोम नंबर 9 पे। अब इसको हम मल्टीपल एलील्स का एग्जाम्पल कह रहे हैं। तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम के 3 एलील्स होते हैं। कौन कौन से? आई ए, या फिर सेकेंड आता है आई बी, और थर्ड को हम डिनोट करते हैं आई नॉट, या फिर स्मॉल आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आई ए और आई बी जो एलील है दे आर डोमिनेंट एलील। ये दोनों के दोनों कैसे हैं? डोमिनेंट एलील है। और एक्चुअल में देखा जाए ना बेटा, तो ये दोनों के दोनों एलील इक्वली डोमिनेंट है। जितना आई ए एलील डोमिनेंट है उतना ही कौन है? आई बी एलील भी डोमिनेंट है। लेकिन आई नॉट या स्मॉल आई जो एलील है इट इज रिसेसिव एलील। ये कैसा एलील है? ये रिसेसिव एलील है, ठीक है। होता क्या है एक्चुअल में, आई ए एलील जो है ये एक सुगर पॉलीमर बनाता है, and these sugar polymer are present, these sugar polymer are present on the plasma membrane of the RBC, on the plasma membrane of the RBC। ये जो सुगर पॉलीमर होते हैं ये रेड ब्लड सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं एंड दे प्रोट्रूड आउट फ्रॉम इट्स सरफेस, इसके सरफेस से प्रोट्रूड करते हैं। आई बी जो एलील है ये भी एक सुगर पॉलीमर बनाता है, लेकिन ये सुगर पॉलीमर आई ए एलील के सुगर पॉलीमर से स्लाइटली डिफर करता है, लेकिन सुगर पॉलीमर ये भी बनाता है। जबकि आई नोट जो एलील है इट doesn't produce any sugar polymer, कोई भी सुगर पॉलीमर नहीं बनाता है, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखना, ह्यूमन है बेटा डिप्लॉयड इंडिविजुअल। अब डिप्लॉयड इंडिविजुअल में हर जीन की 2 कॉपी होंगी, तो एलील्स किस में होंगे? पेयर में।
लेकिन मल्टीपल एलिलिज्म के केस में तो मोर देन 2 एलील होते हैं। दैट मीन्स अगर आप चाहते हो कि हम मल्टीपल एलिलिज्म की स्टडी करें, तो मल्टीपल एलिलिज्म की स्टडी के लिए हमेशा हमें पॉपुलेशन स्टडीज करनी पड़ती हैं। क्या करनी पड़ती है? पॉपुलेशन स्टडीज। पॉपुलेशन स्टडीज क्यों करनी पड़ती हैं? क्योंकि एक इंडिविजुअल तो डिप्लॉयड है और उसमें तो पेयर ऑफ एलील होगा, तो पेयर ऑफ एलील होगा तो इन 3 में से हमें कोई भी 2 एलील दिखाई देंगे, कोई भी 2 हो सकता है, दोनों सेम हो सकता है दोनों 2 डिफरेंट हो, लेकिन कभी भी 2 से ज़्यादा एलील हमें दिखाई नहीं देंगे। तो अगर हमें ये ऑब्जर्व करना है कि ब्लड ग्रुप सिस्टम मल्टीपल एलिलिज्म शो करता है या नहीं करता, तो उसके लिए हमें पॉपुलेशन स्टडीज करनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं कि इन एलील्स को यूज करके ब्लड ग्रुप के केस में कितने फिनोटाइप पॉसिबल है और कितने जीनोटाइप पॉसिबल है। तो हम बात कर लेते हैं जीनोटाइप की और फिनोटाइप की। जीनोटाइप बताते हुए ये चीज़ ध्यान रखना कि हमें सिर्फ पेयर ऑफ एलील यूज करना है। अब हमारे पास 3 पेयर ऑफ एलील है, तो जीनोटाइप हमारे पास क्या हो सकते हैं? एक तो तीनों का होमोजाइगस, दैट मीन्स IA IB IB एंड I0 या हम कह दें स्मॉल आई। एक तो हमने तीनों का होमोजाइगस ले लिया, एक हम क्या ले लें? इनका हेट्रोजाइगस। जैसे कि IA में एक और हेट्रोजाइगस कंडीशन अगर हमें बनानी हो तो हम क्या बना सकते हैं? IA I0। ठीक है, IB में हम क्या बना सकते हैं? IB I0। और एक हेट्रोजाइगस कंडीशन हम क्या बना सकते हैं? IA IB। हेट्रोजाइगस का मतलब होता है एक पेयर ऑफ एलील में दोनों एलील डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पर भी पेयर में 2 एलील डिफरेंट है, यहाँ भी डिफरेंट है, यहाँ भी डिफरेंट है। लेकिन जब हम बात करें इनके फिजिकल एक्सप्रेशन की, तो बेटा पेयर ऑफ एलील्स में अगर होमोजाइगस पेयर है तो वो एलील जिस कैरेक्टर के लिए कॉर्ड करता है वो उसी को एक्सप्रेस करता है। लेकिन अगर हेट्रोजाइगस पेयर है तो जो एलील डोमिनेंट होगा उसका एक्सप्रेशन आएगा। अब इस वाले जीनोटाइप में फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन क्या आएगा? IA। अब IA एलील A ब्लड ग्रुप के लिए होता है और ये होमोजाइगस कंडीशन में है, तो इसका फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन तो क्या आएगा? A ब्लड ग्रुप आएगा। अब आ जाओ IA या IA I0। अब इसमें ये एलील है डोमिनेंट और ये है रिसेसिव। जब भी कोई हेट्रोजाइगस पेयर आता है और उस पेयर में एक डोमिनेंट एलील है और एक रिसेसिव, तो हमेशा फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन किसका आता है? डोमिनेंट का। और IA और स्मॉल आई में से डोमिनेंट कौन है? IA। और IA का फिजिकल एक्सप्रेशन क्या है? A ब्लड ग्रुप। तो इसका फिजिकल एक्सप्रेशन मतलब फिनोटाइप क्या आएगा? A ब्लड ग्रुप ही आएगा। तो A ब्लड ग्रुप के 2 जीनोटाइप पॉसिबल है, या तो IA या फिर IA स्मॉल आई। ठीक है, ऐसे ही इसमें देखो यहाँ पे IB का होमोजाइगस है तो फिजिकल एक्सप्रेशन क्या आएगा? B ब्लड ग्रुप। यहाँ हेट्रोजाइगस एक्सप्रेशन है लेकिन क्योंकि IB डोमिनेंट है तो फिजिकल एक्सप्रेशन क्या आएगा? B ब्लड ग्रुप। अब आ जाओ इस केस में I0 या स्मॉल आई। अब ये एलील कैसे हैं? दोनों ही रिसेसिव हैं। दोनों ही रिसेसिव है तो एक्सप्रेशन किसका आएगा? रिसेसिव का ही। बेटा रिसेसिव ट्रेट और डोमिनेंट ट्रेट में क्या डिफरेंस है? डोमिनेंट ट्रेट तो चाहे होमोजाइगस कंडीशन में आ रहा है या हेट्रोजाइगस में, वो अपना एक्सप्रेशन देगा, लेकिन रिसेसिव ट्रेट अपने आप को सिर्फ तभी एक्सप्रेस कर पाता है जब वो होमोजाइगस कंडीशन में हो। जैसे कि स्मॉल आई या I0 एलील जो था वो किसके लिए था? O ब्लड ग्रुप के लिए। लेकिन IA स्मॉल आई में O ब्लड ग्रुप नहीं आया क्योंकि इसके साथ एक दूसरा डोमिनेंट एलील है, तो एक्सप्रेशन किसका आया? डोमिनेंट का। इसका मतलब हेट्रोजाइगस कंडीशन में रिसेसिव अपने आप को कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। अब आ जाओ IA-IB जीनोटाइप। तो इसके केस में जो बेटा जो ब्लड ग्रुप आता है वो आता है AB ब्लड ग्रुप। AB ब्लड ग्रुप क्यों आता है? क्योंकि IA-IB पेयर के अंदर A भी डोमिनेंट है और IB भी डोमिनेंट है और दोनों इक्वली डोमिनेंट है।
तो इसका जो फिजिकल एक्सप्रेशन आएगा उसमें दोनों एलील्स का एक्सप्रेशन आएगा। तो आई ए रिस्पॉन्सिबल है ए ब्लड ग्रुप के लिए और आई बी रिस्पॉन्सिबल है बी ब्लड ग्रुप के लिए। तो उस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी ब्लड ग्रुप। ये बेटा एग्जाम्पल होता है कोडोमिनेंस का। कोडोमिनेंस मतलब इक्वली डोमिनेंट। अगर एक हेट्रोजाइगस पेयर ऑफ एलील में दोनों एलील इक्वली डोमिनेंट है तो उनके फिजिकल एक्सप्रेशन में, फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन में दोनों का एक्सप्रेशन दिखाई देगा। ये क्या कहलाता है, कोडोमिनेंस। तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप में 4 टाइप के ब्लड ग्रुप पॉसिबल होते हैं, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप और ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो अकेला किसका एग्जाम्पल है, कोडोमिनेंस का। बाकी कोई भी ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस नहीं दिखाता है। ठीक है, क्योंकि हेट्रोजाइगस पेयर में उसमें दोनों एलील इक्वली डोमिनेंट किसी भी कॉम्बिनेशन में नहीं है। हेट्रोजाइगस कंडीशन में दोनों इक्वली डोमिनेंट हो, ऐसा सिर्फ किसके केस में पॉसिबल होता है, ए बी ब्लड ग्रुप के केस में। अब एक क्वेश्चन आता है एंटीजन और एंटीबॉडी का। ठीक है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। एक ब्लड के अंदर एक रिएक्शन होती है एग्लूटिनेशन रिएक्शन। अब वो क्या होती है वो मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए हमें ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन और एंटीबॉडी की बात करनी पड़ेगी कि किस ब्लड ग्रुप में कौन सी एंटीजन है और कौन सी एंटीबॉडी है। तो हम बात कर लेते हैं ब्लड ग्रुप की। फिर उसमें एंटीजन कौन सा है, बेटा कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो होता है, मतलब कोई डोनर है जो किसी को ब्लड ग्रुप डोनेट करता है, तो कोई रिसिपिएंट जो है ना जिस ब्लड ग्रुप को लेता है उसका एंटीजन मैटर करता है। क्या मैटर करता है, एंटीजन। एंटीजन होता है कोई भी फॉरेन पार्टिकल जिसको बॉडी फॉरेन रिकॉग्नाइज करती है, और इसके अगेंस्ट बॉडी जो प्रोटीन्स बनाती है उनको हम कहते हैं एंटीबॉडी। तो हर ब्लड ग्रुप के अंदर एक एंटीजन होता है और एक एंटीबॉडी होती है। जब वो ब्लड ग्रुप किसी में जाता है तब तो उसका एंटीजन काउंट होता है, और उसके बॉडी में अगर कोई चीज़ आती है तो उसकी एंटीबॉडी काउंट होती है। तो ये आपको देखना है। एंटीबॉडी को हम एग्लूटिनिन भी बोलते हैं और एंटीजन को बेटा एग्लूटिनोजन भी बोलते हैं। अब होता क्या है, ये चीज़ ध्यान से देखो। जो भी ब्लड ग्रुप आपके पास होता है ना, जैसे कि ए ब्लड ग्रुप है, तो जो ब्लड ग्रुप है वही उसके पास एंटीजन है। दैट मीन्स इसके पास एंटीजन क्या है, ए। और एंटीबॉडी कौन सी होगी, स्मॉल बी। एंटीबॉडी कौन सी होगी, स्मॉल बी। बी ब्लड ग्रुप का इंडिविजुअल है तो उसके पास एंटीजन है बी और एंटीबॉडी होगी स्मॉल ए। अगर ए बी ब्लड ग्रुप का इंडिविजुअल है तो उसके पास एंटीजन होगी ए एंड बी दोनों, और उसके पास एंटीबॉडी कोई नहीं होगी, नन। क्योंकि जिसकी एंटीजन होती है वो एंटीबॉडी उसके पास नहीं होती है। और ओ ब्लड ग्रुप का जो इंडिविजुअल है इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, नन। इसलिए इसके पास एंटीबॉडी है ए और बी दोनों। अब इसमें एक चीज ध्यान से देखना, जैसे ये डोनर है और ये रेसिपिएंट है। जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो एग्लूटिनेशन रिएक्शन के लिए डोनर का हमेशा एंटीजन काउंट होता है और रेसिपिएंट का क्या काउंट होता है, एंटीबॉडी। ठीक है, डोनर का हमेशा का क्या काउंट होता है, एंटीजन, और रेसिपिएंट का क्या काउंट होता है बेटा, एंटीबॉडी। एग्लूटिनेशन रिएक्शन कब होती है वो चीज देखो। और एग्लूटिनेशन क्या होता है, एग्लूटिनेशन तब होता है जब एंटीजन एंड एंटीबॉडी सेम हो जाए। एंटीजन एंड एंटीबॉडी क्या हो जाए, सेम। अगर ऐसा हो जाता है तो होता क्या है, एंटीजन और एंटीबॉडी सेम होने की वजह से एंटीबॉडी एंटीजन के साथ रिएक्ट करती है और इनके रिएक्शन की वजह से ये हाईली स्टिकी हो जाती है। क्या हो जाती है, हाईली स्टिकी। ठीक है, और ऐसी आरबीसी जिनके केस में ये एंटीजन होती है, सिमिलर एंटीजन होती है, वो आरबीसी ब्लॉकेज शो करती है, स्टिकी हो जाती हैं, तो वो क्लम्पिंग शो करती हैं,
क्लम्प बनाएंगी और क्लम्प बनाने की वजह से जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। ब्लड कैपिलरीज क्या हो जाती हैं? ब्लॉक। और यही कारण है बेटा कि ओ ब्लड ग्रुप को हम कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। ओ ब्लड ग्रुप को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल डोनर। क्यों कहते हैं ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर? क्योंकि डोनर का एंटीजन काउंट होता है और इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होती है। तो ओ ब्लड ग्रुप आप किसी भी इंडिविजुअल को दे दो, उसकी बॉडी में कोई भी एग्लूटिनेशन रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं है। और ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है बेटा, वो काम करता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर का। ए बी ब्लड ग्रुप जिस इंडिविजुअल का है ना, वो किसी भी ब्लड ग्रुप के ब्लड को ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि एक्सेप्टर जो है, रेसिपिएंट जो है, उसका क्या काउंट होता है? एंटीबॉडी। और ए बी ब्लड ग्रुप के इंडिविजुअल के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। मतलब इसको कैसा भी ब्लड चढ़ा दो, क्योंकि ब्लड जो चढ़ाओगे उसका तो एंटीजन काउंट होगा, तो ये रिएक्ट ही नहीं करेगा, एग्लूटिनेशन रिएक्शन शो ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब इन्हीं से रिलेटेड हमें कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करनी है, आपको ध्यान से समझनी है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है। इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर बेस आपके क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, तो इनको आपको ध्यान से देखना है। मैं अभी आपको कराने जा रही हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल ध्यान से ऑब्जर्व करना बेटा इन क्वेश्चंस को। देखो ये क्या कहना चाह रहा है? ए चाइल्ड हैज ब्लड ग्रुप ओ। एक बच्चा है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है? ओ है। बेटा अगर आपको आपके पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप पता है, ठीक है, आपका ब्लड ग्रुप पता है और आपके किसी एक भाई बहन का ब्लड ग्रुप नहीं पता है, तो हम अपनी फैमिली का ब्लड ग्रुप बता सकते हैं अगर बाकी मेंबर्स का हमें पता हो। तो देखो, ए चाइल्ड हैज ब्लड ग्रुप ओ। एक बच्चा है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है? ओ। ओ ब्लड ग्रुप है तो उसका जेनेटिक जीनोटाइपिक मेकअप क्या होगा? स्मॉल आई। और उसके फादर का ब्लड ग्रुप है ए और उसकी मदर का ब्लड ग्रुप है बी। तो ये क्या कह रहे हैं? देन वर्क आउट द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट। हमें पेरेंट का जीनोटाइप बताना है। फिनोटाइप हमें बताया है, जीनोटाइप हमें बताना है। ठीक है, और एंड द पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ द 3 ऑफस्प्रिंग। उसके जो बाकी के जो 3 ऑफस्प्रिंग और है उनका भी जीनोटाइप हमें बताना है। तो हम कैसे बताएंगे बेटा? ध्यान से देखें। अब मान लो प्रोजेनी का ब्लड ग्रुप है स्मॉल आई, तो ये पेयर ऑफ एलील उसको कहाँ से मिला? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग, और फिर पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम जो होती है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं? एक एलील, क्योंकि दोनों एलील सेम है, तो एक एलील तो इसको मिला होगा फादर से और एक एलील इसको मिला होगा मदर से। अब क्योंकि दोनों एलील सेम थे तो कोई भी किसी से भी मिला हो, मतलब एक स्मॉल आई तो इसको मिला है फादर से और एक स्मॉल आई इसको मिला है मदर से। लेकिन फादर का ब्लड ग्रुप है ए। अब आपको पेयर ऑफ एलील दिखाना है जिसमें एक एलील तो स्मॉल आई होगा, तो ए ब्लड ग्रुप है तो दूसरा एलील क्या होगा? आई ए। मदर का ब्लड ग्रुप है बी, लेकिन एक एलील तो स्मॉल आई ही होगा। क्यों? क्योंकि एक प्रोजेनी का ब्लड ग्रुप क्या है? ओ। अब उसमें ये जीनोटाइप कहाँ से आया? फादर मदर के कॉम्बिनेशन से ही तो आया, एक एलील फादर से एक मदर से। तो इसका बी जीनोटाइप, बी फिनोटाइप बनाने के लिए यहाँ पे कौन सा एलील होना चाहिए? आई बी। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि इसके फादर का जीनोटाइप होगा आई ए स्मॉल आई, आइडिया हमने लगाया, और मदर का जीनोटाइप क्या होगा? आई बी स्मॉल आई। अब फादर और मदर का जीनोटाइप तो हमने निकाल लिया। अब हमें क्या करना है बेटा? इसके बाकी के जो सिबलिंग्स हैं उनका जीनोटाइपिक एक्सप्रेशन और फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन हमें निकालना है। तो अब हमें क्या करना है? फादर मदर की क्रॉस करानी है। क्रॉस करा दो। ये सिंपली वैसे ही है जैसे आपने पढ़ा था कैपिटल टी स्मॉल टी की क्रॉस करा दी, कैपिटल टी स्मॉल टी। वैसे ही यहाँ पर भी एक पेयर ऑफ एलील है, लेकिन एलील थोड़े से अलग हैं। कैपिटल टी की जगह या तो आई ए आ रहा है या आई बी आ रहा है, और स्मॉल टी की जगह क्या आ रहा है? स्मॉल आई।
तो बेटा इसके जब हम गैमीट बनाएंगे तो वही रूल है कि एक पेयर ऑफ एलील का एक गैमेट में एक ही एलील जाएगा। तो एक गैमेट में गया आई ए, दूसरे में गया स्मॉल आई, ऐसे ही आई बी और स्मॉल आई। चेकर बोर्ड से कर लो या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये पेरेंट दो गैमेट बना रहे हैं तो इसका पहला गैमेट या तो मदर के इस एग के साथ फ्यूज होगा या फिर किसके साथ फ्यूज होगा, इस एग के साथ फ्यूज होगा। या फिर हो सकता है कि फादर का ये स्पर्म की बजाय ये वाला स्पर्म फ्यूज हो। तो इसके सामने भी दो ऑप्शन है, या तो ये आई बी के साथ फ्यूज हो जाए या फिर ये स्मॉल आई के साथ फ्यूज हो जाए। तो यही कॉम्बिनेशन हमें बनाने हैं। अगर आई ए आई बी के साथ फ्यूज होता है तो जीनोटाइप क्या आएगा, आई ए आई बी, और आई ए आई बी का फिजिकल एक्सप्रेशन क्या आएगा, ए बी ब्लड ग्रुप। ऐसे ही अगर आई ए स्मॉल आई के साथ फ्यूज होता है तो जीनोटाइप क्या आएगा, आई ए स्मॉल आई, और इसका फिजिकल एक्सप्रेशन क्या आएगा, ए ब्लड ग्रुप। सिमिलरली अगर स्मॉल आई बी के साथ फ्यूज होता है तो जीनोटाइपिक एक्सप्रेशन क्या आएगा, आई बी स्मॉल आई, और फिनोटाइप क्या आएगा, बी ब्लड ग्रुप। और अगर स्मॉल आई के साथ फ्यूज होता है तो हमारे पास जीनोटाइप क्या आएगा, स्मॉल आई, और ब्लड ग्रुप क्या आएगा, ओ। तो ओ ब्लड ग्रुप तो हमें पहले ही बता दिया था। बाकी के 3 इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप आपसे पूछा है तो एक का होगा ए ब्लड ग्रुप, एक का होगा बी, और एक का होगा ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो एक तो ऐसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ सकती है। और कैसे आएंगे बेटा, ऐसे ही कुछ आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे रखी है, ध्यान से देखें। इफ ए पर्सन होमोजाइगस फॉर ब्लड ग्रुप बी, एक पर्सन है जो बी ब्लड ग्रुप के लिए होमोजाइगस है। होमोजाइगस है मतलब पेयर ऑफ एलील में जो दोनों एलील होंगे सेम होंगे, और बी ब्लड ग्रुप बता रहे हैं तो आई बी होगा। मैरीज ए वोमेन विद ब्लड ग्रुप ओ। अब ओ का तो एक ही जीनोटाइप पॉसिबल है, आई नॉट या स्मॉल आई लिख ले। तो ऑल चिल्ड्रन विल हैव ब्लड ग्रुप बी। तो क्या उनके सभी बच्चों का बी ब्लड ग्रुप होगा, वेरीफाई करना है। तो कर लेंगे कैसे, फादर ने 2 गैमीट बनाए, कौन कौन से, आई बी। मदर ने भी 2 गैमीट बनाए, कौन कौन से, आई नॉट। तो हमने इनकी जनरेशन निकाल दी। एक के गैमेट फादर के इधर लिखे, मदर के लेफ्ट रो में हमने लिख दिए। तो सारे के सारी प्रोजेनी का जीनोटाइप क्या आया, आई बी आई नॉट। और आई बी नॉट का फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन क्या होता है, बी ब्लड ग्रुप। इसका मतलब सारी प्रोजेनी बी ब्लड ग्रुप की आएंगी। तो हमारी स्टेटमेंट क्या है, सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ऐसे ही और क्वेश्चन देखें। इफ अ पर्सन होमोजाइगस फॉर ब्लड ग्रुप ए, एक पर्सन है जो ए ब्लड ग्रुप के लिए होमोजाइगस है, तो आई ए मैरिज ए वोमेन होमोजाइगस फॉर ब्लड ग्रुप बी। एक वोमेन से मैरिज होती है जो बी ब्लड ग्रुप के लिए होमोजाइगस है, तो आई बी। तो ये गैमीट बनाएगा आई ए, और ये गैमीट बनाएगा आई बी। फादर के गैमीट हमने यहाँ लिखे, मदर के यहाँ लिखे। तो सारी प्रोजेनी का जीनोटाइप क्या आया, आई बी। तो सारी की सारी प्रोजेनी का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो ऐसे ही कोई भी क्रॉस आपको दे सकते हैं एग्जामिनर, और आपसे प्रोजेनी का फादर का जीनोटाइप या फिनोटाइप दे करके आपसे प्रोजेनी का जीनोटाइप या फिनोटाइप पूछ सकता है। तो ये था बेटा आज का लेक्चर, इसमें जो कि ब्लड ग्रुप से रिलेटेड। तो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं एवोल्यूशन के बारे में नेक्स्ट पार्ट, ताकि अगली क्लास में हम इसको प्रॉपरली स्टार्ट कर सकें। तो लेआउट मैंने तैयार किया है कि क्या क्या हमें पढ़ना है एवोल्यूशन में, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। एवोल्यूशन में हम 2 टाइप का एवोल्यूशन पढ़ेंगे। एक तो है केमिकल एवोल्यूशन। केमिकल एवोल्यूशन में हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, ओपेरेन और हेल्डेन की जो थ्योरी है वो हमें पढ़नी है। फिर उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ आता है जो कि मिलर एंड यूरी ने दिया है, तो वो हमें पढ़ना है। दूसरा हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। जो मेन फोकस है एवोल्यूशन में वो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन पे है। इसके बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे टाइप्स।
कि दो टाइप का ऑर्गेनिक एवोल्यूशन होता है, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट। फिर हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, जिसमें थ्योरी ऑफ लैमार्किज्म जो कि लैमार्क साइंटिस्ट ने दी थी, और डार्विनियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ये दोनों हम पढ़ेंगे। लैमार्क थ्योरी फेल हो गई थी, जो मेन फोकस रहता है हमारा वो किसके ऊपर रहता है, डार्विनियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पे। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें आता है एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के एविडेंसेस कौन कौन से हैं, तो 3 तरह के एविडेंसेस हमें पढ़ने हैं, मॉर्फोलॉजिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल एंड पैलियोंटोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस में हम 3 तरह की चीज़ें पढ़ेंगे, होमोलोगस ऑर्गन्स, एनालोगस ऑर्गन एंड वेस्टिजियल ऑर्गन। ये हमारा मेन पार्ट है जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट में आता है, जो पूछा जाता है। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस में एम्ब्रियो की स्टडी करके हमें कुछ एविडेंस मिलेंगे जो कि एवोल्यूशन के बारे में बताते हैं, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में बताएंगे हमें, तो वो हम डिस्कस करेंगे। और पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस में हम उन एविडेंसेस की बात करेंगे जो हमें फॉसिल स्टडी से पता चलते हैं, तो फॉसिल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक चीज़ और ध्यान रखना, एवोल्यूशन को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, ये हमें मेनली इस चैप्टर में पढ़ना है, जो कि इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स अफेक्टिंग एवोल्यूशन, 5 फैक्टर मेनली होते हैं बेटा, म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन, एक्सक्यूज मी मैम, तो एक तो फैक्टर होता है जो एवोल्यूशन कॉज कराता है, म्यूटेशन, या फिर एवोल्यूशन होता है नेचुरल सिलेक्शन की वजह से, या फिर होता है बेटा रिकॉम्बिनेशन, या फिर एक फैक्टर होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट, या फिर बेटा होता है जीन माइग्रेशन की वजह से। तो ये 5 फैक्टर हैं जिनकी वजह से आपका एवोल्यूशन होता है। तो इन्हीं फैक्टर को हम पढ़ेंगे आगे जाकर के, जीन माइग्रेशन। एक इसमें हम पढ़ने वाले हैं वेरिएशन के बारे में। 2 तरह की वेरिएशन होती है, एक होती है सोमैटिक वेरिएशन जो कि सोमैटिक सेल्स में होती है। लैमार्क थ्योरी जो है वो मेनली एक्वायर्ड कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड होती है, जो कोई भी इंडिविजुअल अपने लाइफ टाइम में एक्वायर करता है, और वो वेरिएशन मोस्टली सोमैटिक सेल्स में होती है। और एक होती है जर्मिनल वेरिएशन या जॉम वेरिएशन, ये इनहेरिट होती है। ठीक है, तो एक तो हमें वेरिएशन के बारे में पढ़ना है। अब क्योंकि हम वेरिएशन 2 टाइप की पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम 2 टाइप के ट्रेट्स भी पढ़ेंगे, एक्वायर्ड ट्रेट। जैसे अब हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी आने वाली अगली जनरेशन को फिर से पढ़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये ट्रेट हमारे साथ ही लॉस हो जाते हैं, इनहेरिट नहीं होते हैं, वो होते हैं एक्वायर्ड ट्रेट। और कुछ ट्रेट होते हैं इनहेरिटेड, जो पेरेंट्स से प्रोजेनी में इनहेरिट होते हैं। ठीक है, और एक लास्ट में हम पढ़ेंगे इसमें स्पीशिएशन। स्पीशिएशन क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें नई स्पीशीज बनती है। तो वो कैसे बनता है? एलोपैट्रिक स्पीशिएशन, सिम्पैट्रिक, वो हम अलग अलग टाइप्स इसमें पढ़ेंगे। और लास्टली हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन एवोल्यूशन। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इससे आगे हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे।